21 फरवरी 1782 को ब्रिटेन के सबसे विवादास्पद मुकदमों में से एक वेस्टमिंस्टर हॉल में शुरू हुआ। एक क्रोधित कुलीन व्यक्ति सर रिचर्ड वर्सले ने अपने करीबी दोस्त कैप्टन जॉर्ज बिसेट पर अपनी पत्नी के साथ क्रिमिनल कन्वर्जन में लिप्त होने का आरोप लगाया और 20,000 पाउंड का हर्जाना मांगा। कई वर्षों तक उनकी पत्नी और करीबी दोस्त गुप्त प्रेमी रहे थे और ये साथ ही अन्य चौंकाने वाले खुलासे लेडी वर्सले को जॉर्जियन ब्रिटेन की सबसे विवादास्पद शख्सियत बना देंगे। असल में क्रिमिनल कन्वर्जन क्या था और वो महिला कौन थी जो इस घोटाले के केंद्र में थी, जिस पर पूरा ब्रिटेन चर्चा कर रहा था। लेडी वर्सले के नाम से बदनाम हुई महिला का जन्म 5 अक्टूबर 1758 को मिडिलसेक्स, इंग्लैंड में हुआ था। अजीब है कि उनका नाम सीमोर डोरोथी फ्लेमिंग रखा गया, जो पुरुष जैसा है, लेकिन इसका एक अच्छा कारण था। वो सर जॉन फ्लेमिंग की बेटी थीं, जो आयरिश जमींदार थे और बाद में ब्रॉम्पटन पार्क, मिडिलसेक्स में, जो अब लंदन के साउथ केंसिंगटन में है, बस गए थे। सीमोर की मां जेन कोलमैन एक अमीर वारिसा थीं। जॉन और जेन का असामान्य नाम चुनना सीमोर की नानी का सम्मान था, जो प्रभावशाली सीमोर परिवार से थीं, वही परिवार जिससे जेन सीमोर आई थीं, जो 1530 के दशक में हेनरी अष्टम की तीसरी पत्नी बनी थीं। सीमोर और उनकी बड़ी बहन जेन को मुख्य रूप से उनकी मां ने ही पाला। 1763 में जब सीमोर 5 साल की हुईं, उसके कुछ हफ्ते बाद ही उनके पिता का दुखद निधन लगभग 33 साल की उम्र में हो गया। 7 साल के शोक के बाद उनकी मां जेन आखिरकार दोबारा शादी करने के लिए तैयार हुईं और 1770 में उन्होंने एडविन लेस्लेस, पहले बैरन हेयरवुड से विवाह किया, जो एक अमीर व्यक्ति थे और जिनके परिवार के पास कैरेबियन में गन्ने का बागान था। 1760 के दशक में एडविन लास्लेस लीड्स के पास हेयरवुड हाउस बनवा रहे थे, जो उस समय के प्रमुख कंट्री हाउस में था। जोशुआ रेनॉल्ड्स की लेडी वर्सली की प्रसिद्ध पेंटिंग आज भी वहां है। मां की दूसरी शादी के बाद सीमोर और जेन हेयरवुड में रहने लगीं। उनके कई और भाई बहन भी थे, लेकिन वे सभी बचपन में ही गुजर गए थे। किशोरावस्था में साफ था कि सीमोर जिद्दी थीं और उन्हें घुड़सवारी, ताश व नृत्य बेहद पसंद थे। ये उनकी बहन जेन से बिल्कुल अलग था, जिन्हें अधिक संकोची बताया गया था। अपने दिवंगत पिता की 2 जीवित बेटियों में एक होने के कारण सीमोर किसी भी विवाह में बड़ा दहेज लातीं। ये रकम दसियों हजार पाउंड तक पहुंच जाती थी, जो आज के समय में दसियों लाख डॉलर के बराबर है, और जल्द ही अमीर और ताकतवर लोग उनका हाथ मांगने के लिए कतार में लग गए थे। सीमोर का पूरा जीवन उनकी कम उम्र में हुई शादी और उनके रिश्ते की नाखुशी से ही आकार ले गया। उनके भविष्य के पति सर रिचर्ड वर्सली थे। वह उनसे 7 साल बड़े थे और 1751 में आइल ऑफ वाइट पर पैदा हुए थे, जहां वर्सली परिवार उच्च मध्य युग से ही प्रमुख जमींदार रहा था। सर रिचर्ड को 17 साल की उम्र में बैरोनेटसी विरासत मिली थी। बाद में वे संसद सदस्य और राजा जॉर्ज तृतीय की शाही गृहस्थी के नियंत्रक भी रहे। वर्सली, फ्लेमिंग्स और लेसेल्स परिवार भी उस दौर में समृद्ध थे, जब ब्रिटिश साम्राज्य के महाशक्ति बनने से इंग्लैंड में धन की बाढ़ आई थी। दिलचस्प बात यह है कि वर्सली शुरू में सीमोर की बड़ी बहन जेन को प्रपोज कर रहे थे, लेकिन 1772 में जेन ने उन्हें ठुकरा दिया और हैरिंगटन के अर्ल से शादी करना पसंद किया। 1775 की गर्मियों में यॉर्क रेस में मिलने के बाद उन्होंने सीमोर पर ध्यान दिया। एक तूफानी रोमांस में, जिसने भद्र समाज को चौंका दिया, उन्होंने 1 हफ्ते से भी कम समय में प्रपोज कर दिया और 20 सितंबर 1775 तक दोनों की शादी हो गई। सीमोर 17 साल की थीं, जबकि सर रिचर्ड 24 साल के थे। हालांकि सीमोर के लिए दुर्भाग्य से शादी का अनुबंध पूरी तरह से उनके पति के पक्ष में था, जबकि एक बड़ी दौलत वर्सली को सौंप दी गई थी। सीमोर को केवल 400 पाउंड की वार्षिक भत्ता ही मिला, जिससे उनके द्वारा शादी में लाई गई संपत्ति पर पूरा नियंत्रण वर्सली को मिल गया। शुरुआत में यह शादी काफी पारंपरिक लग रही थी। लेडी वर्सली शादी के कुछ महीनों बाद ही गर्भवती हुईं और अगस्त 1776 में उनके पहले बच्चे, बेटे रॉबर्ट का जन्म हुआ। हालांकि वह उनका एकमात्र वैध संतान होगा। अभिजात्य विवाह की भव्यता के पीछे तनाव पहले से ही पनपने लगे थे। सेमोर बाद में अपने पति को ठंडा,
कठोर और बेहद उबाऊ बताती थीं, जबकि वह खुद जीवंत, चुलबुली और जॉर्जियाना कैवेंडिश की आकर्षक करीबी मंडली की ओर बेहद खिंची चली जाती थीं। और जल्द ही उच्च समाज में कानाफूसी फैलने लगी और लेडी वर्सली का विवाह कांड की ओर बढ़ रहा था। जल्द ही वर्सली के विवाह में बेवफाई के आरोप लगने लगे। कई स्रोतों के अनुसार सर रिचर्ड अपनी पत्नी के प्रेम संबंधों को लेकर हैरान करने वाली उदासीनता दिखाते थे। कहा जाता है कि सर रिचर्ड ने एक रात लेडी वर्सली के प्रेमी को घर में पकड़ लिया था। फिर भी उसका सामना करने के बजाय सर रिचर्ड ने बस उस आदमी को जाने दिया, जिससे अफवाहें और तेज हो गईं कि उनकी शादी में वो राज छुपे हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। अखबारों ने बाद में दावा किया कि सेमोर के दर्जनों प्रेमी थे, हालांकि सबूत कम संख्या की ओर इशारा करते हैं। लेडी वर्सली के सभी संबंधों में मॉरिस जॉर्ज बिसेट के साथ उनका रिश्ता सबसे सनसनीखेज था। वो एक कुलीन परिवार से थे, जिनकी जमीनें आइल ऑफ वाइट में थीं। हालांकि बिसेट्टे परिवार मूलतः स्कॉटलैंड के थे। आइल ऑफ वाइट पर उनका निवास वर्सली के घर से सिर्फ 4 मील दूर था, और बिसेट कोई भारी नहीं थे, क्योंकि वो सर रिचर्ड के करीबी दोस्तों में से एक थे। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ अफेयर नहीं, बल्कि ऐसा धोखा था जिसने दोस्ती को विश्वासघात में बदल दिया और जॉर्जियन उच्च समाज में सनसनी फैला दी। फिर भी ये सनसनीखेज अफेयर शायद कभी सामने ही नहीं आता अगर अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध शुरू नहीं हुआ होता। जब फ्रांस ने उत्तरी अमेरिका में विद्रोहियों की तरफ से युद्ध में प्रवेश किया, तो लॉर्ड वर्सली दक्षिणी इंग्लैंड में मिलिशिया को प्रशिक्षित करने के लिए जिम्मेदार थे, ताकि तटीय क्षेत्र पर फ्रांसीसी हमले की स्थिति में तैयारी की जा सके। बिसेट इन सैन्य अभ्यासों में शामिल थे, और जब वर्सली इन अभ्यासों की निगरानी करते हुए केंट के मेडस्टोन में एक घर किराए पर ले रहे थे, तो उन्होंने बिसेट को वहां ठहरने के लिए आमंत्रित किया। इसी समय के दौरान लेडी वर्सली और कैप्टन बिसेट के बीच का संबंध जगजाहिर हो गया। अगस्त 1781 में सेमोर ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम जेन रखा गया। लेकिन तुरंत ही ये फुसफुसाहट फैल गई कि वो बच्ची बिल्कुल भी सर रिचर्ड की नहीं है। एक और बड़े घोटाले से बचने के लिए उन्होंने बच्ची को अपनी संतान माना, जबकि चारों ओर अफवाह थी कि असली पिता बीसेट है। ये बात साफ है कि उस समय सर रिचर्ड अपनी पत्नी की बेवफाई से ज्यादा परेशान नहीं थे। एक बदनाम कहानी जो जल्द ही सामने आई वो ये थी कि सितंबर 1781 में जब ये तीनों मेडस्टोन के एक बाथ हाउस में गए थे, तो सर रिचर्ड ने बीसेट और अपनी पत्नी के रिश्ते को लेकर मजाक किया था। लेकिन जहां सर रिचर्ड सार्वजनिक रूप से पत्नी की बेवफाई का अपमान सहने को तैयार दिखे, वहीं सेमोर इस शादी से पूरी तरह ऊब चुकी थीं। नवंबर 1781 में सेमोर ने इस स्कैंडल को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। वो बीसेट के साथ केंट से भागकर लंदन चली गईं, जहां दोनों ने प्रेमी प्रेमिका के रूप में बेहिचक रॉयल होटल में एक साथ चेक इन किया। इसके बाद सेमोर ने मैरी सॉफ्टबी को पत्र लिखकर नन्ही जेन को कुछ अतिरिक्त कपड़ों के साथ राजधानी में उसके पास भेजने को कहा। सेमोर को लगता था कि उसकी नाटकीय भागने की घटना उसके पति को तलाक के लिए राजी कर देगी और वो बीसेट से शादी कर सकेगी। लेकिन सर रिचर्ड ने उसके अफेयर्स सहन किए, पर शादी से मिली दौलत और प्रतिष्ठा छोड़ने का इरादा नहीं था। इसके बाद एक कटु अलगाव, एक सनसनीखेज अदालत की लड़ाई और एक ऐसा घोटाला हुआ जिसने पूरे ब्रिटेन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लॉर्ड वर्सली ने बिसेट पर क्रिमिनल कॉन्वर्सेशन का मुकदमा चलाने का फैसला किया, जिसमें कोई पुरुष अपने दोस्त पर पत्नी को बहकाने का आरोप लगाता है। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस आरोप में पत्नी को गवाही देने से बाहर रखा गया था, क्योंकि वो इस मुकदमे की पक्षकार नहीं थी। इसके बजाय इस मामले में सर रिचर्ड बिसेट पर मुकदमा कर रहे थे, लेडी वर्सली पर नहीं। रिचर्ड ने 20,000 पाउंड का हर्जाना मांगा, जो इतनी बड़ी रकम थी कि केस हारने पर बीसेट पूरी तरह बर्बाद हो जाता। अगर इसे आज के संदर्भ में देखें तो यह रकम लगभग 30 लाख पाउंड के बराबर होती। यह मामला फरवरी 1782 में वेस्टमिंस्टर में शुरू हुआ था। अफेयर से इनकार करने के बजाय बीसेट की टीम ने कहा कि लेडी वर्सली के पहले भी कई प्रेमी थे, यानी बीसेट ने उनकी इज्जत को खास नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके अलावा उन्होंने यह भी दावा किया कि सर रिचर्ड अपनी पत्नी की बेवफाई के बारे में अच्छी तरह जानते थे
और कुछ मामलों में तो उन्होंने इसे प्रोत्साहित भी किया था। फिर उनके कई पूर्व प्रेमियों को शपथ पर गवाही के लिए बुलाया गया। घटनाओं के इस मोड़ से स्पष्ट रूप से असहज विस्काउंट डियरहर्स्ट ने स्वीकार किया कि सर रिचर्ड को पता था कि वह और उनकी पत्नी लंदन और साउथहैम्पटन में 3 दिन साथ थे और उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा, ये और भी ज्यादा सनसनीखेज होता गया और लेडी वर्सली की प्रतिष्ठा तेजी से गिरती चली गई। उदाहरण के लिए डॉक्टर विलियम ऑसबॉर्न ने गवाही दी कि उन्होंने उनका इलाज गुप्त रोगों के लिए किया था, जो शायद उन्हें मार्क्वेस ऑफ ग्राहम से हुए थे। 18वीं सदी में ऐसे चिकित्सकीय मामलों की अदालत में चर्चा होना बिल्कुल अनसुना था। इसी बीच लंदन में अखबार, कार्टून और पैम्फलेट प्रकाशित किए गए, जिनमें मुकदमे के अश्लील खुलासों का विवरण था। आखिरकार अदालत ने सर रिचर्ड के पक्ष में फैसला सुनाया। इसमें कोई शक नहीं था कि लेडी वर्सली और बिसेट का अफेयर चल रहा था। फिर भी जूरी ने सर रिचर्ड को सिर्फ 1 शिलिंग का हर्जाना दिया, जो सबसे छोटी संभव राशि थी। ये एक विनाशकारी सार्वजनिक अपमान था। फैसले ने प्रभावी रूप से यह घोषित कर दिया कि भले ही उनकी पत्नी ने बेवफाई की थी, लेकिन सर रिचर्ड ने खुद खुलेआम इसे सहन किया था, यहां तक कि उसके अफेयर्स को बढ़ावा भी दिया था। इस घोटाले के पूरे ब्रिटेन में फैलने से उन तीनों की जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। 1782 का मुकदमा इसमें शामिल सभी लोगों के लिए एक आपदा साबित हुआ। सर रिचर्ड का राजनीतिक करियर फिर नहीं संभला। मुकदमे की लिखित प्रति लंदन में मुकदमे के खत्म होने के कुछ ही दिनों के भीतर बिक्री के लिए उपलब्ध हो गई और इतनी लोकप्रिय हुई कि अटलांटिक के उस पार जॉर्ज वॉशिंगटन के पास भी उसकी एक प्रति थी। इसका मतलब था कि मुकदमे से लेडी वर्सली की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई और जल्द ही द जेन्युइन एनेक्डोट्स एंड एमोरस एडवेंचर्स ऑफ सर रिचर्ड ईजी एंड लेडी वैगटेल जैसे अश्लील पैम्फलेट्स फैलने लगे। मुकदमे का अंत होने के बावजूद वर्सली दंपत्ति तलाक नहीं ले सकते थे, जिससे सिमोर और बीसेट साथ नहीं रह सकते थे। असल में सर रिचर्ड ने तलाक के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उन्हें आर्थिक नुकसान होता और सिमोर को वो दहेज मिल जाता जो वो शादी में लाई थी। नाटकीय मोड़ पर बीसेट ने फिर लेडी वर्सली को छोड़ दिया। इस तरह वो सबसे बुरी स्थिति में पहुंच गई। उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो गई थी। उसका प्रेमी और बेटी का पिता उसे छोड़ गया। पति ने तलाक देने से मना कर दिया, जिससे वह कंगाल होकर रह गईं। उसके परिवार ने भी उसे त्याग दिया। इतना ही नहीं, वह बीसेट के एक और बच्चे के साथ भी गर्भवती थी। 1783 में बच्चे के जन्म के बाद वह जीविका के लिए गणिका बन गई और अमीर पुरुषों के धन और संरक्षण पर निर्भर रहने लगी। इसके बाद के समय में सीमोर नई महिला मंडली की सदस्य बन गई, जो महिलाओं का एक समूह था जो सारा प्रेंडरगास्ट द्वारा चलाए जा रहे एक वेश्यालय में मिलती थीं। ये मूल रूप से कुलीन वर्ग की महिलाओं के लिए एक तरह का समर्थन नेटवर्क था, जिनकी प्रतिष्ठा किसी न किसी तरह से नष्ट हो गई थी और जो अस्थिर परिस्थितियों में रह रही थीं। इसके सदस्यों में लेडी एन कॉर्क और लेडी डर्बी शामिल थीं, जबकि मंडली की संस्थापक कैरोलाइन स्टैनहोप सीमोर की अपनी बहन जेन की सास थीं। कैरोलाइन सीमोर की तरह सालों पहले अपने व्यभिचार के लिए बदनाम हुई थीं। 1780 के दशक के मध्य में मंडली का हिस्सा रहते हुए लेडी वर्सले के कई और प्रेमी थे, लेकिन एक बार फिर उनकी जिंदगी और भी अंधेरे मोड़ पर जाने वाली थी। जितनी भी कोशिश उन्होंने खुद को संभालने की, लेडी वर्सली के कर्ज उनके अलगाव के बाद के वर्षों में बढ़ने लगे और आखिरकार वो लंदन छोड़कर पेरिस चली गईं, जहां उन महिलाओं के प्रति ज्यादा सहनशीलता थी जिन्हें सार्वजनिक रूप से विवाहेतर संबंधों का आरोप झेलना पड़ा था। फिर वह वर्साय में फ्रांसीसी दरबार से जुड़ गईं और दूसरी बेटी चार्लोट को जन्म दिया, जिसे किसी अन्य परिवार के पास भेज दिया गया। यहां उनके प्रेमी जोसेफ बुलोग्ने शिवेलियर डी सेंट जॉर्ज थे, जो द्विजातीय संगीतकार और तलवारबाज थे। जब उन्होंने फ्रांसीसी दरबार में शामिल होने का फैसला किया, वो समय आदर्श नहीं था और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो गई। क्रांति के साल उनके लिए आसान नहीं थे और 1793 में आतंक के शासन के दौरान उन्हें उनकी कुलीन स्थिति और शाही दरबार से संबंधों के कारण क्रांतिकारी सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।
आखिरकार इसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें कैद कर लिया गया और अपने जीवन के इस अंधकारमय दौर में उनके वर्सली से उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई। आखिरकार 1797 में वो इंग्लैंड वापस भागने में सफल हुईं। इस मोड़ पर उन्होंने परिवार से सुलह की और अपनी 40 की उम्र में प्रवेश करते हुए बचपन के घर ब्रॉम्पटन पार्क में शांतिपूर्वक रहने लगीं। जब उनकी पत्नी घूमती रहीं, सर रिचर्ड का करियर उतार चढ़ाव भरा रहा। फ्रांसीसी क्रांति से पहले वो अपनी प्रेमिका सारा स्मिथ के साथ आइल ऑफ वाइट पर रहते थे। फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्धों के दौरान उन्हें वेनिस गणराज्य में ब्रिटिश दूत बनाया गया था। वो 1805 में ब्रिटेन लौटकर 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उस समय उनकी संपत्ति पर भारी कर्ज था। यह ब्रिटिश अभिजात वर्ग के जीवन की एक बहुत ही आम विशेषता थी, जब अत्यधिक शराब पीने, जुए और भव्य घर बनाने में अपार संपत्ति बर्बाद करने का दौर था। अपने अलग हो चुके पति की वित्तीय अनभिज्ञता के बावजूद उनकी मृत्यु के बाद सेमोर आखिरकार वह 70,000 पाउंड की राशि वापस पाने में सफल रहीं, जो वह शादी में लाई थीं। 2 दशकों से भी अधिक समय तक यह संपत्ति कानूनी विवादों में फंसी रही थी। अपार संपत्ति मिलने के बाद वो इंग्लैंड और फ्रांस में बिताए अपने कठिन वर्षों को पीछे छोड़ सकीं। पूर्व लेडी वर्सली अब आखिरकार दोबारा शादी भी कर सकीं। 12 सितंबर 1805 को अपने पति की मृत्यु के 1 महीने से कुछ ही ज्यादा समय बाद उन्होंने जॉन लुइस कौचे से शादी की, जो 26 वर्षीय संगीतकार थे। उन्होंने फिर से अपना फ्लेमिंग उपनाम अपना लिया और उस दौर के लिए असामान्य रूप से कौचे ने भी यही उपनाम अपना लिया। अपने 47वें जन्मदिन से ठीक पहले उनकी दूसरी शादी एक अधिक शांतिपूर्ण घटना थी। अधिकांश विवरणों के अनुसार यह संबंध सुखी था और पहली शादी की तुलना में जीवन शांत रहा। 1814 और 1815 में फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्धों और नेपोलियन युद्धों समाप्त होने के बाद दंपति पेरिस चले गए और सेमोर के जीवन के शेष समय तक फ्रांसीसी राजधानी में रहे। वहां उनकी मृत्यु 9 सितंबर 1818 को 59 वर्ष की आयु में एक ऐसी बीमारी के कारण जिसका उल्लेख नहीं मिलता हुई थी। वह महिला जो ब्रिटिश जनता में बदनाम हुई थी, को पेरिस के पेर लाशेज कब्रिस्तान में दफनाया गया, जहां उनकी कब्र आज भी है। जिम मॉरिसन, ऑस्कर वाइल्ड, एडिथ पियाफ और फ्रेडरिक शोपान जैसे लोगों की कब्रों के बीच एक बदनाम जीवन का उपयुक्त अंत। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने लेडी वर्सली पर यह वीडियो देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह रोचक लगा होगा। कमेंट्स में बताएं कि आप उनके जीवन के बारे में क्या सोचते हैं और कोई सुझाव हो तो वह भी लिखें। आशा है आपने चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लिया है ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिले। मेरी तरफ से इतना ही। अगली फॉरगॉटन लाइव्स में मिलूंगा। धन्यवाद।